नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला की यह चौथी वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन विहार में। और उस समय जो है शासक कौन था? तो उस समय कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल था और इस कनिष्क ने इस बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, जिसमें वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और अश्वघोष ने उसकी उपाध्यक्षता की थी। इसी बौद्ध संगीत में, चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही जो है बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है। और इससे प्रश्न इसी पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन बिहार में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसके उपाध्यक्ष कौन थे? उस समय भारत का शासक कौन था? हीनयान महायान जो है स्पष्ट रूप से कब विभाजित हुआ? ठीक है, तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगीत महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात, कब हुई थी उनकी मृत्यु? 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में ही अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह, कहाँ पे? राजगृह में एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और इसमें जो है उनके जो प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। इसमें आनंद को क्रमशः धर्म और उपाल को जो है विनय का प्रमाण या प्रतीक माना गया। हमारी जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है 100 वर्षों पश्चात, प्रथम बौद्ध संगीत के 100 वर्षों पश्चात, मतलब 383, पहली हुई थी 483 में, तो यह हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? यह बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? शुबु कामी ने किया था। और इसमें जो है बौद्ध धर्म के कुछ नियमों को लेकर जो है आपस में मतभेद हुआ था और स्थविरवाद और थेरवाद नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। और हमारी जो तृतीय बौद्ध संगीत थी उसका आयोजन जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में किया गया था। और पाटलिपुत्र में एक विहार है अशोकाराम विहार। तो अशोकाराम विहार में इसका आयोजन अशोक के द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलपुत्र तिस ने किया था। मोगलपुत्र तिस ने किया था। ठीक है। और एक ग्रंथ है कथावस्तु या कथावस्तु लिखा जाता है। और कथावस्तु की रचना जो है या संकलन जो है इसी बौद्ध संगीत के अंतर्गत किया गया। इसमें जो स्थिरवादियों का जो है बोलबाला था। हमारा दूसरा प्रश्न है, कुषाण शासक अधोलिखित यूची जात की किस शाखा से संबंधित थे? तो जैसा कि हम लोग मालूम है कि कुषाण जो है यूचियों की शाखा थी, यूची जात से संबंधित थे। और यूची जात जो है कई संप्रदायों में, कई शाखाओं में विभक्त हो गई थी। तो उसमें जो हमारी कोईसुआंग शाखा है, तो कुषाण शासक कोईसुआंग शाखा से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, अपरो परशुराम किसे माना जाता है? अपरो परशुराम, काफ़ी बार जो है यह प्रश्न आया है। तो अपरो परशुराम जो है नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। मतलब अपरो परशुराम मतलब द्वितीय परशुराम या परशुराम, दूसरे परशुराम का अवतार इसे कहा गया था। वह परशुराम के समान एक योद्धा था। इसको जो है कल के नाम से भी जाना जाता है। कल के अंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
पूछा जाता है। कलि का अंश किसे कहा जाता है, परशुराम किसे कहा जाता है, भारत का पहला एक राट शासक कौन था। ठीक है, तो यह भारत का पहला एक राट शासक था। एक राट शासक का मतलब जो चारों दिशाओं का विजेता होता था, तो उसे एक राट शासक कहा जाता था। ठीक है, सर्व छत्रांतक भी इसे कहा गया है। सर्व छत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है, और परशुराम भी जो है उन्होंने प्रण किया था कि हम सभी क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। यह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तो विकल्प सी हमारा बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प डी, नगरम। नगरम एक ऐसी संस्था होती थी जो चोल काल में व्यापारियों के कल्याण के हित का व्यापारियों के हित का कार्य करते थे, व्यापारियों के कल्याण का कार्य करती थी। काफ़ी बार जो है प्रश्न टीजीटी पीजीडी के परीक्षा में पूछा गया है। इसमें जो महासभा है, ठीक है, तो महासभा जो उर के जो, या ऐसे कहिए आप, जो ब्राह्मण बस्तियां होती थी, ठीक है, तो उसे जो है अग्रहार या महासभा के नाम से जाना जाता था। और इसके सदस्यों को जो है इसको जो है पेरुनगुर के नाम से, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है, विकल्प बी, पेरुनगुर के नाम से जाना जाता था। और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल के नाम से जाना जाता है। पेरुनगुर क्या होती है, तो पेरुनगुर जो ब्राह्मणों की सभा होती थी, महासभा होती थी, उसी को कहा जाता था। उसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। और इसमें जो कुरी है, एक कुरी नहीं है, कुडी है। ठीक है, तो जो कृषि मजदूर होते थे उन्हें कुडी के नाम से जाना जाता था। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 13वें अभिलेख में। अशोक के 13वें अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चोल कभी कभी आ जाता है। ठीक है, चोल पांड्य इसमें से कौन नहीं है, तो चोल पांड्य, सत्तीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, इन 5 राज्यों, दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख 13वें शिलालेख में बताया गया है, जिन्हें प्रत्यंत राज्य की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ 5 विदेशी राजाओं के नाम का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था, उसका उल्लेख भी 13वें शिलालेख में ही प्राप्त होता है। और इसमें सभी विकल्प काफ़ी महत्वपूर्ण। तो जो अशोक का द्वितीय शिलालेख है, तो उसने जो है अपने द्वितीय शिलालेख में जो है अपने अधीनस्थ राज्य थे और विदेशी मित्र उनके जो थे, उसमें मानव और पशुओं के देखभाल के लिए चिकित्सालय की स्थापना का उल्लेख मिलता है। हमारा जो उसमें छठा शिलालेख है, तो अशोक का जो छठा शिलालेख था, उसमें अशोक की प्रजावत्सलता की चर्चा की गई है। उसमें अशोक ये कहता है कि मैं चाहे जहाँ रहूँ, लेकिन प्रजा के कल्याण की बात या प्रजा के विषय में हमें जानकारी हमारे प्रतिवेदक सदैव प्रदान करते रहें। अशोक का जो 7वां अभिलेख है, तो अशोक के 7वें अभिलेख में यह कहा गया है कि सभी संप्रदाय के लोग जो है किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को संयम और चित्त की शुद्धि चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हर्ष का दरबारी, यहाँ देखिए कभी हो गया, हर्ष का दरबारी कभी नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो है पहला विकल्प है भवभूत, तो भवभूत नहीं थे। बाणभट्ट थे, मयूर थे, दिवाकर थे, ये BCD थे। विकल्प ए भवभूत नहीं थे। भवभूत का कहा जाता है कि यह कन्नौज नरेश यशोवर्मन के
दरबार में रहते थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है मालती माधव। मालती माधव, ठीक है। उत्तर रामचरित भी इनकी रामचरित, ठीक है, रामचरित भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? तो विकल्प ए कर्टियस ने इन मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में कुल 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम तीर्थ के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल संस्कृत के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? तो हमारा सही आंसर है चोल सम्राटों का समय जो है तमिल संस्कृत के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, क्योंकि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों में जो है चोल ने महान भूमिका निभाई, चोल शासकों ने। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर है पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो हमारा सही आंसर है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। समुद्रगुप्त के संबंधित एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है उसके महासंध विग्राहिक हरिसेन के द्वारा, किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा की गई है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है तो उसकी 19वीं और 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त ने कुल दक्षिण भारत के 12 राजाओं को विजित किया था और बाद में जो है उनके राज्य जीतने के पश्चात उनको वापस कर दिए, जिसको ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जाना जाता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त की तुलना जो है रघु नामक शासक के से की जाती है, ठीक है। इसमें जो आपका नीलराज है यह भी पूछा जाता है। तो नीलराज कहाँ का शासक था? तो अवमुक्त का शासक था नीलराज। अवमुक्त का शासक नीलराज था। हस्तिवर्मन, तो हस्तिवर्मन कहाँ का शासक था? बेंगी का हस्तिवर्मन। और मंटराज कहाँ का था? कौराल का मंटराज। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो हम सभी को मालूम है जो पूरा पाषाणकालीन मानव थे वह कृषि का प्रयोग नहीं करते थे, कृषि कार्य के विषय में जानकारी नहीं रहती, बल्कि उनका जो जीवन जो है पशुओं और जलीय प्राणियों के शिकार पर निर्भर करता था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए। साथ ही साथ जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है पहली बार चांदी का भी सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का जारी किया था। पहले माना जाता था कि चांदी का सिक्का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन अब जो है चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के प्राप्त होने लगे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसने एक सिक्का चलाया था जिसे हम जो विवाह प्रकार का सिक्का, विवाह सिक्का के नाम से विवाह प्रकार का सिक्का कहते हैं उसे। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी? तो हम विकल्प सी 24% थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुरुस्क दंड शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो गाहड़वाल शासक तुरुस्क दंड नामक कर का प्रावधान किए थे अपने राज्य में, और यह कर जो है उनके राज्य के अंतर्गत रहने वाली मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मोहनजोदड़ो से
एक पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो हमारा सही आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, कटिभाग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही प्राप्त होता है, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो विकल्प डी अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है? तो जयपुर के बैरोट या बैराट से जो है प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर भारत में प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख मिला है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, तुर्की में। जो बोगज कोई अभिलेख वर्तमान में वह तुर्की में अवस्थित है और इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। वहाँ पे हितन्नी और मितन्नी नामक 2 कबीले थे, ठीक है। इन दोनों के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें इन 4 वैदिक देवताओं को साक्षी बनाया गया था, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण हुआ था? तो सही आंसर है विकल्प बी, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने जो है महाबलीपुरम ने कुल सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किया था और यह एकात्मक पत्थर के बने हुए मंदिर थे, जिसमें युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ, ठीक है, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ये सब महत्वपूर्ण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक का उसमें कोई योगदान नहीं है और फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया था। मूल रूप से जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन पूर्ण होने के पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके दामाद और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया था। और बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में आकाशीय बिजली गिरने से उसके एक मंजिल नष्ट हो गई थी, ठीक है, पहले 4 मंजिला थी, तो एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 2 मंजिलों का निर्माण किया, तो वर्तमान में कुल 5 मंजिलें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में किसने खुद को खलीफा घोषित किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने खुद को खलीफा की उपाधि धारण की थी, खुद खलीफा की उपाधि धारण की थी। यह एक विवादास्पद दिल्ली सल्तनत में खिलजी शासक था और अपने दरबार में कभी कभी नंगे ही टहलता था और उसको जो है स्त्रियों और हिजड़ों का शौक था। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की? तो 1559 में फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना की थी। हमारा यहाँ पे 1500 नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे 1359 है, 1559 कहाँ होगा, 1359, ठीक है, 1359 में फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना की थी। गलत बोलने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ, गलत टाइप करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कुड शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जो कुड शब्द है वह कृषक मजदूरों के लिए प्रयोग किया जाता था, जिनको न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया था, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासक में किसने, यहाँ शासक होना चाहिए, शासक में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर, शाहजहां ने जो है कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल
शासकों में से किसने उलेमा के सख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो विकल्प बी अकबर हमारा सही आंसर है। अकबर ने 1579 में उलेमाओं की सख्ती पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महजरनामा जारी किया था और इसने अपने आप को धर्म का इसमें जो है धर्म का जो नेता होता, जो आध्यात्मिक नेता था, उसने खुद को घोषित किया और इमाम आदिल घोषित किया अपने को। इमाम आदिल घोषित किया। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर ने जो महजरनामा जारी किया था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो उसका प्रारूप मुख्य रूप से तैयार किया था शेख मुबारक, और शेख मुबारक का इसमें सहयोग किया था अबुल फजल और फैजी ने, जो कि उसके पुत्र थे। और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के महजरनामा को किसने अचूक आज्ञा पत्र कहा है? अचूक आज्ञा पत्र कहा है। तो हमारा सही आंसर होगा अचूक आज्ञा पत्र उलजले एवं हेग ने कहा, या उलजले हेग ने कहा है। और एक चीज और कभी कभी पूछ लिया जाता है, अमीर उल मोमनीन किसकी उपाधि थी? तो अमीर उल मोमनीन उपाधि जो है अकबर ने इस महजरनामा के जारी होने के पश्चात ग्रहण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? विकल्प बी इलाहाबाद में खुसरो बाग है, तो वहीं पे शाहजादा खुसरो को दफनाया गया था। यह किसका पुत्र था? यह जो है जहांगीर का पुत्र था। इसे फांसी की सजा जहांगीर के द्वारा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? तो विकल्प बी ईश्वरदास नागर वह हिंदू इतिहासकार था जिसे औरंगजेब ने अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए इतिहास का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। ठीक है। कभी कभी एक रचना है फतुहाते आलमगीर जो है औरंगजेब की उपाधि थी। ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? तो ईश्वरदास नागर ने इसकी रचना की थी। हमारा तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो विकल्प हमारा सही आंसर है 1527 में 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध जो है बाबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था। इसमें एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस युद्ध में जो है बाबर की पराजय होगी, तो जिसके कारण जो है उसके सैनिक काफ़ी हतोत्साहित हो गए थे, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तो बाबर ने उनको तमगा और व्यापारिक करों से मुक्त कर दिया था। ठीक है। और कभी भी शराब न पीने का उनके समक्ष प्रण किया था और शराब के जितने भी बर्तन थे उसको तोड़कर फेंकवा दिया था। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है और सभी प्रश्नों का सर्वशुद्ध हल देने का भी प्रयास किया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने मित्रों को भी इसे शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।